हेलो गाइस, सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फाइनली उस श्रीसर के पास में आने के बाद उस पाइथन ने इन सभी को कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते लास्ट एपिसोड में अपने घोस्ट किंग एंड साथ साथ सीनियर लू दोनों ही उस जगह के अंदर चले गए थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि वो पाइथन अभी भी लगातार अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए हर जगह डिस्ट्रक्शन फैला रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ही लोग इकट्ठा हो चुके थे एंड तुरंत ही साथ में जमा होकर अटैक कर रहे होते हैं पाइथन के ऊपर। हालांकि हम देखते हैं कि उसके ऊपर ज़रा बराबर फर्क नहीं पड़ता और वो तो और भी ज़्यादा चिल्ला के अपने पॉइजन को इन सभी के ऊपर रिलीज़ करता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगशू जैसे ही पीछे हटा था, वहाँ पे तुरंत ही वो अपनी टेल से उसके ऊपर अटैक करने वाला था। इवन जिंगशू काफ़ी बुरे तरीके से भी गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके दोस्त वगैरह आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में वो सामने ही आके खड़ा हो गया था और उन सभी के ऊपर अपनी पॉइजनस गैस से अटैक कर देता है, जिसके चलते उन सभी की हालत ख़राब हो गई थी। इवन उसके मुँह से जो सलाइवा निकल रहा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तभी मोंक को देखते हैं जो कि तुरंत पीछे की तरफ को हट गए थे एंड कह रहे थे कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन बचेगा नहीं इस जगह से बाहर निकलने के लिए। साथ ही हमें ट्रीजर भी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ घोस्ट किंग अगर अंदर अकेले रहेगा तो फिर वो लू के ऊपर हावी हो सकता है एंड हो सकता है कि वो उसे हरा के ट्रीजर अपने पास में ही रख ले। हमें जल्द से जल्द अंदर जाना ही होगा। तभी यहाँ पे जिंगशू कह रहा था कि हाँ बिल्कुल सही। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पाइथन तो लगातार अपने हेड के थ्रू उसी जगह पे हिट करे जा रहा होता है। इवन वो उस तरीके से बस जल्द से जल्द उस डोर को तोड़ना चाहता था जो कि फ़िलहाल बंद हो चुका है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि पाइथन की नज़रें कहीं और चली जाती है। इवन बाकी सारे लोग भी देखने लग गए थे कि सडनली ये क्या हुआ है। तो हमें देखने को मिलता है काफ़ी ही सारी फायर जो कि स्काई से आगे की तरफ को बढ़ रही थी। इवन अब यहाँ पे वो पाइथन भी अपने पॉइजनस गैस की जो मात्रा थी उसे भी काफ़ी गुना बढ़ा देता है और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तभी यहाँ पे हमें फायर फिनिक्स की एंट्री देखने को मिलती है, जिसकी पावर के थ्रू देख के ही लग रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड यही एक लोती है जो कि फ़िलहाल टक्कर दे सकती है, जिसके साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ती है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जोश आक्रोश के साथ में वो आगे बढ़ रही होती है पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि उसे देखते ही सारे के सारे लोग कहने लग गए थे कि ये तो लेजेंडरी 9 डे मून फिनिक्स है एंड हम देखते हैं कि वो फिनिक्स तुरंत ही जाकर टकरा जाती है उस पाइथन से, जिसके साथ ही ये सीन कट हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस ट्रीजर वाली जगह को जहाँ पे फिलहाल मंकी इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है। वो धीरे धीरे करके फाइनली घोस्ट किंग के पास में आ चुका था और वो उसे जगाने की भी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस सा ऑरा आ रहा होता है घोस्ट किंग के पास में, जो कि धीरे धीरे जाके उसकी बॉडी के अंदर समा रहा था। उसके साथ ही हम उसकी स्टिक को भी देखते हैं जो कि उसी जगह पे खड़ी थी। हालांकि वो स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके पावर के चलते सिर्फ कुछ ही देर के अंदर घोस्ट किंग को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे करके खुद को वापस से प्रेजेंट में फील कर पा रहा था। अब यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि मेरी इंजरीज हील कैसे हो गई, और तुरंत ही उसकी नज़र लू के ऊपर बढ़ती है जो कि फ़िलहाल उसके पास में ही लेटी हुई थी और बेहोश होती है। अब यहाँ पे उसे देखने के बाद फ़िलहाल तो घोस्ट किंग कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह जाता है और फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ के अंदर खो गया था, जहाँ पे वो पूरे तरीके से टूट चुका था। तभी लू उसे सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही वहाँ पे मौजूद थी। लू ने उसे ये भी कहा था कि वो उसके सारे ही पेन को महसूस कर सकती है अपने खुद के अंदर, जिसके साथ ही उसने गारंटी भी इस बात की वो अपनी जान दे देगी अगर किसी भी तरीके से शाओ फेंग गलत होगा। जिसके साथ ही शाओ फेंग ने भी उसे अपना मानना शुरू कर दिया था एक हद तक। लेकिन इसी वक्त पे हम देखते हैं कि लू को होश आ जाता है और अब वो धीरे धीरे करके उठने लग गई थी। हालांकि घोस्ट किंग अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो दुश्मन है, जिसके चलते वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। फिलहाल तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया होता है, जिसके चलते मंकी तुरंत ही डर के मारे भाग के आ जाता है घोस्ट किंग के पास में। हालांकि घोस्ट किंग जो कि थोड़ा अभी दूर ही उसके पास में बैठा हुआ था, लेकिन दूसरे हाथ से उसका हाथ भी पकड़ा हुआ होता है। अब दोनों ही थोड़े एम्बैरेस हो चुके थे, जिसके चलते घोस्ट किंग तुरंत ही अपना हाथ दूर हटा लेता है एंड हम देखते हैं कि लू भी एम्बैरेस होते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठाती है, कह रही थी कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारे, और वो तुरंत ही उठ के वहाँ से चला गया था। जिसके साथ ही यहाँ पे घोस्ट किंग भी कह रहा था कि मुझे याद है कि जब हम पाओ वैली के अंदर फ्लाई किया करते थे तुमने मुझे सेव किया था। एंड यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि हालांकि इस स्टोन गेट के पास में जब तुम पूरे तरीके से गिरने वाली थी तो फिर मैंने भी तुम्हें बचा लिया, तो अब तुम मेरा किसी भी तरीके से कोई एहसान नहीं रखती हो। अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी वो मिस्टीरियस ऑरा एक बार फिर से आ गया था, जिसे देख के घोस्ट किंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कहाँ
कहाँ से आ रहा है, लेकिन लू उसके डायरेक्शन को समझ चुकी थी एंड वो उसे फील भी कर रही होती है। घोस्ट किंग लू के पास में ही आ गया था एंड हम देखते हैं कि वो दोनों ही अब आगे बढ़ रहे होते हैं उसी ट्रीजर की तरफ, जिसके साथ ही दूसरी ओर उसी मैजिकल फायर फिनिक्स को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में लग रही थी एंड वो लेजेंडरी बर्ड अपनी काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करती है पाइथन के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपना पूरा प्रेशर लगा के चिल्ला रहा होता है। इवन यहाँ पे इन सारे लोगों के कान के पर्दे फटने वाले थे जब भी वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे तो करके खुद को बचा पाएं, क्योंकि दोनों ही एंशिएंट बीस्ट हैं एंड दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि मॉन्क यहाँ पे कह रहे थे कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे की ओर चले जाएंगे एंड फिर हमारा नुकसान हो सकता है। जिसके साथ ही अब हमें अंदर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही आ चुके थे उस ट्रीजर के पास में एंड उसी ट्रीजर के पास से वो मैजिकल ऑरा रिलीज हो रहा था जिसने इन दोनों को हील भी कर दिया है। अब हमें वो ट्रीजर दिखाया जाता है जो कि फिलहाल एक बाउल के अंदर मौजूद होता है। लू तो उसे खड़े होकर देख रही थी, लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि अच्छा तो मैं समझ चुका हूँ कि वो जो मिरेकलेस पावर आ रही थी वो इस ट्रीजर की वजह से थी एंड वो तुरंत ही अपना हाथ आगे की तरफ को बढ़ा देता है उसे हासिल करने के लिए, लेकिन लू भी उसका हाथ रोक लेती है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। इवन यहाँ पे लू उसे ये भी कह देती है कि इसे हासिल करने के बारे में सोचना भी मत, और अगर इसे हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम पहले मुझे मारोगे। जिसके साथ ही अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक और फायर फिनिक्स और दूसरी ओर स्नेक होता है। अब ये दोनों भी एक दूसरे से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतारू हो चुके थे। इवन फायर फिनिक्स अपने आसपास देख रहा होता है कि वो किस तरीके से इस पाइथन को हरा सकता है एंड यहाँ पे पाइथन भी पूरे तरीके से रेडी हो गया था इस फायर फिनिक्स को मारने के लिए। दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी पुराने दुश्मन हैं और अब इन्हें मौका मिला है। दूसरी ओर हमें यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों भी फाइट करना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे घोस्ट किंग का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो कैसे तो करके इस ट्रीजर को हासिल कर सके, लेकिन लू भी पूरी टक्कर दे रही होती है एंड वो उसे उस ट्रीजर की तरफ को हाथ बढ़ाने ही नहीं दे रही थी। घोस्ट किंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था एंड उसे देख के लग रहा होता है कि अब वो लू को इंजर्ड करने से पहले भी नहीं सोचेगा। हालांकि यहाँ पे लू भी बिल्कुल नहीं सोच रही होती, वो तो बहुत ही गुस्से से अटैक कर रही होती है। दूसरी ओर वो स्नेक एंड वो फिनिक्स दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जगह, वो जो एंट्रेंस थी उसके कुछ स्टोन्स वगैरह टूट के अलग को गिर जाते हैं, जिसके चलते वहाँ का एंट्रेंस अब पूरे तरीके से ब्रेक हो गया था एंड आसपास काफ़ी सारी लाइटनिंग भी गिरने लग गई थी। अब यहाँ पे इन सभी को एंट्रेंस के अंदर जाने का रास्ता तो दिख ही गया होता है, जिसके चलते वो फिनिक्स एंड वो पाइथन दोनों ही काफ़ी शांत हो गए। इसके बाद हमें उस पाइथन की शक्ल भी दिखाई जाती है जिसकी हालत फिनिक्स ने काफ़ी ख़राब कर दी थी। अब यहाँ पे वो दोनों एक बार फिर से झगड़ने वाले थे, लेकिन तभी घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि गुस्से से अब यहाँ पे लू के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि जिस जगह पे वो ट्रीजर मौजूद था वहाँ से ढेर सारी लाइटनिंग एनर्जी निकलने लग जाती है एंड वहाँ पे वो ट्रीजर फाइनली जाके अपीयर होता है। वो एनर्जी हर जगह ही फैल रही थी एंड हम वहाँ पे मौजूद एक क्रिस्टल को भी देखते हैं जिसके अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही बड़े अमाउंट में वो स्काई की तरफ को जा रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू भी देखने लग रही होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है एंड वो समझ चुकी थी कि ये जो ट्रीजर है वो बुक ऑफ हेवन है एंड उसका 3rd वॉल्यूम है, जिसे देख के घोस्ट किंग भी यही कह रहा था कि अरे ये तो बुक ऑफ हेवन का 3rd वॉल्यूम है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी नॉलेज उस बुक के अंदर लिखी हुई थी वो सभी इन दोनों के आसपास आ जाती है एंड वो अपीयर हो चुकी थी। हालांकि लू ये सब कुछ देख के घबरा चुकी थी, लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग की नज़रें भी उसी के ऊपर होती हैं। बाहर से मॉन्क को भी देखते हैं जो भी अपनी नज़रों को वहाँ पे गड़ाया हुआ था एंड यही सोच होता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, जिसके साथ ही वो एक बार फिर से शील्ड बना लेता है। हालांकि हम देखते हैं कि पाइथन एंड फिनिक्स एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, लगातार अटैक पे अटैक एक दूसरे के ऊपर करे जा रहे थे। जब फिनिक्स अपनी फायर से अटैक करने वाली थी तो उससे पहले यहाँ पे स्नेक अटैक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन वो अभी भी जम के लोहा ले रहा होता है फिनिक्स के साथ में। फिनिक्स भी कमज़ोर नहीं थी तो वो भी अटैक्स पर अटैक्स करे जा रही होती है एंड ये दोनों आसपास अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन फैला रहे होते हैं, जिसके साथ ही एक बार फिर से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्रिस्टल अब किसी छोटी सी चीज़ के अंदर तब्दील हो चुका था एंड उस बाउल के अंदर जाके गिर चुका होता है। अब घोस्ट किंग की नज़रें फिलहाल आसपास देख रही थी, वो थोड़ा हताश भी नज़र आ रहा होता है। फिलहाल तो वो यही कह रहा था कि मुझे फ़िलहाल इस 3rd वॉल्यूम को हासिल करना ही होगा। हालांकि स्टार्टिंग के 2 वॉल्यूम्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे इन्हें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तो लू भी आगे की तरफ को ही आ रही थी, लेकिन इतनी ही देर में वो ऊपर वाला एरिया पूरे तरीके से टूट के उन लोगों के ऊपर गिरने लग जाता है। मंकी भी खुद को संभाल रहा था, घोस्ट किंग एज इट इज़ ही खड़ा होता है।
बाहर ये जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये रास्ता ओपन होगा, लेकिन तभी उन सब की नज़र पाइथन के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफ़ी शातिर निगाहों से सभी को देख रहा होता है। घोस्ट किंग उन सारे स्टोन्स के नीचे दब चुका था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है एंड लू ने भी खुद को संभाल लिया होता है। हालांकि अब जब इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है तो अब इन सारे लोगों को जगह मिल चुकी थी अंदर आने की एंड वो ट्रीजर सबको साफ नज़र आ रहा था। पाइथन तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में होता है। हालांकि जिंगशू को देखते हैं जो कि काफ़ी घबराया हुआ था एंड यहाँ पे फाइनली उस पाइथन की हालत दिखाई जाती है, जिसके फेस के ऊपर से ढेर सारा ब्लड नीचे की तरफ को गिर रहा होता है। तभी उसकी नज़र लू एंड घोस्ट किंग के ऊपर पड़ जाती है। पाइथन तुरंत ही उस ट्रीजर की तरफ को आ रहा होता है अपनी ज़बान निकालते हुए। लू भी ऐसा लग रहा था कि फाइट करेगी अब इस पाइथन के साथ में एंड ये तीनों भी रेडी हो चुके थे कि अगर लू को कुछ होगा तो फाइट करेंगे। हालांकि हम देखते हैं कि एक बार फिर से फीनिक्स आ जाती है एंड दोनों ही एक दूसरे से भिड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे बियाओ की आंट आ जाती है, जो कि तुरंत ही उन्हें मिथिकल बीस्ट को रोकने के लिए वहाँ पे एक फॉर्मेशन जमा रही थी एंड उसका साथी भी उसकी पूरी हेल्प कर रहा होता है। उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए दोनों मिलकर उस हिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे थे एंड यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं वो फाइटिंग में लगे हुए थे। हालांकि हम देखते हैं कि लू के पीछे जैसे ही वो स्नेक आ गया था वो यहाँ पे काफ़ी घबरा चुकी होती है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पे आंधी तूफान आने लग जाते हैं, जिसके चलते किसी को भी कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा होता एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा तेज़ था कि लू तो पीछे को ही हट जाती इसके प्रेशर के थ्रू। हालांकि यहाँ पे वो फीनिक्स अभी भी गुस्से से अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए वहाँ पे टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग आके उसको हिट करती है एंड वो गोल गोल घूमने भी लग गया था। हालांकि यहाँ पे इसके प्रेशर से बाकी सारे लोग तो गिर ही जाते हैं, लेकिन पाइथन एज इट इज़ वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो भी अनबैलेंस्ड हो रहा था, बट रेंगते रेंगते वो आगे बढ़ रहा था एंड ये उसका एक एडवांटेज भी हो गया था। घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रहा होता है एंड मंकी ने भी आगे की तरफ को बढ़ने की ठान ली थी, लेकिन उसके सामने आ जाता है वही पाइथन, जिसे देख के उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। हालांकि घोस्ट किंग को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। पाइथन एक बार फिर से अपने पॉइजनस गैस को रिलीज़ कर रहा होता है एंड लू भी खुद को संभाले हुए थी। फिलहाल तो हम देखते हैं कि काफ़ी इमेंस अमाउंट में वो रिलीज़ कर रहा होता है अपनी पॉइजन को, जो कि तुरंत ही फायर फिनिक्स को जाके हिट करती है, लेकिन वो एक बार फिर से खुद को प्रोटेक्ट कर ही लेती। घोस्ट किंग तो अपने मंकी के साथ पीछे की तरफ को धंसता चला जा रहा होता है एंड लू भी खुद को संभालते संभालते पीछे की तरफ को गिर जाती है। हालांकि यहाँ पे ये दोनों अभी भी कड़ी टक्कर ले रहे होते हैं एंड लू एंड घोस्ट किंग खुद को संभालने में ही लगे हुए थे। फिलहाल तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। जिंगशू यही कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज़ हैं, तो मोंग कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक एक दूसरे की जान नहीं ले लेंगे तब तक बाज नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारा मंकी यही सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी हमें वहाँ पे वो ड्रैगन भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान बैठा हुआ था। हालांकि यहाँ पे मंकी को देखते हैं जिसको वो ट्रीजर नज़र आ रहा होता है, तो उसकी नज़रें बस उसी पे जम जाती हैं एंड उसे देख के वो काफ़ी खुश भी हो रहा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब तो मंकी ने पूरा ही ठान लिया था, वो तो अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ कोई बढ़ने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली जाके उसी बाउल के पास में पहुंच चुका था। हालांकि फिनिक्स की नज़रें अभी भी पाइथन के ऊपर ही होती हैं और पाइथन भी अपने पॉइजन को रिलीज कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मंकी ने फ़ायदा उठा लिया था। वो तुरंत ही बाउल को उठाता। हालांकि बाकी सारे लोग तो आपस में ही फाइट करने में लगे हुए थे, लेकिन मंकी को जैसे ही उसके अंदर वो छोटा सा क्रिस्टल बॉल नज़र आता है वो यही सोच रहा था कि क्यों ना इसको ड्रिंक कर लिया जाए। उसकी आंखें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी और वो मुस्कुराने लग गया था। अब घोस्ट किंग अपने मंकी को ही देख रहा था एंड लू की नज़रें भी उसी के ऊपर होती। मंकी अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो उसी बाउल को उठा के धीरे धीरे करके मैजिकल वाटर को ड्रिंक करने लग गया था। हालांकि यहाँ पे पाइथन एंड फिनिक्स दोनों ही आपस में टकरा रहे होते हैं, लेकिन मंकी ने सारा ही होली वाटर पी लिया होता है, जिसके चलते वो तुरंत ही बेहोश हो गया था और उसके बाद वो लुढ़कते फुड़कते नीचे को ही गिर जाता है, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया। हालांकि मंकी के हालात देख के यही लग रहा होता है कि अब वो मर चुका है एंड जिंगशू तो उसे देख के रिएक्शन भी ऐसा ही देता है जैसे कि उसने मंकी को खो दिया है। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा बहुत बेहोश हो गया था, कैटास्ट्रोफ भी थम जाता है, सारी चीज़ें रुक चुकी थी, लेकिन मंकी तो अब एक बार फिर से होश में आने लग गया था एंड वो अपना पेट को खुजाने लग जाता है। सारे ही लोग चौंक के मंकी को देख रहे होते हैं कि इसे कुछ कैसे नहीं हुआ एंड यहाँ पे लू भी हैरान थी एंड साथ साथ पाइथन एंड फिनिक्स भी दोनों ही उसे देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे पाइथन तो काफ़ी ज़ोर से गुस्से से चिल्लाने लग जाता है एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप आपको पसंद आया होगा।